पुनः मैं एक ट्री का एग्जांपल या पत्तियों का एग्जांपल आपके पास रख रहा हूँ। ये देखिए जो ईएमआर आया है, इंफ्रारेड पार्ट, रेड पार्ट, ग्रीन वेवलेंथ्स, ब्लू वेवलेंथ्स। ब्लू वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो गई हैं, रेड भी काफ़ी एब्जॉर्ब हो गया है, ग्रीन रिफ्लेक्ट हुआ है और इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट हुआ है और इसको सैटेलाइट का सेंसर कैप्चर करेगा। यहाँ पत्ती पर देखिए ब्लू और रेड जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा हुए हैं, ग्रीन और इंफ्रारेड आपके काफ़ी अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट हुए हैं। अब हम मिट्टियों के स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस सिग्नेचर या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख रहे हैं वेवलेंथ है नैनोमीटर के अंदर, और वाई ये नैनोमीटर में है न कि माइक्रोमीटर पे। तो आपको 0.4 0.5 की जगह 400 नैनोमीटर और 800 नैनोमीटर, एक्चुअली ये 4 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर टू 8, और ये लोगरिथमिक स्केल पर है, जिससे कि इतने बड़े एरिया के अंदर ही इस बैंड को हम इस सारे स्केल को दिखा पाते, इसलिए इसको नैनोमीटर के अंदर लिया गया है। 0.4 टू 0.6 मान सकते हैं, 0.6 टू 0.8, 8 टू 10, 10 टू 1200, 1400, 1600। यहाँ पर हम देख रहे हैं 10%, 20%, 30% कितनी रिफ्लेक्टेंस हुई है अलग अलग बैंड में। अब ये सारे सोइल के मिट्टियों के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, अलग अलग प्रकार की मिट्टियों। यहाँ पे हमें काफ़ी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वो इसलिए कि जो धरातल पर मिट्टियाँ हमें देखने को मिलती हैं, मिट्टियों की प्रकृति अपने आप में बहुत भिन्न होती है। एक और तो प्योर डिजर्ट सोइल्स होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, तो वो हमें येलोइश और या ब्राउनिश जो है धूप में देखने को मिलती है। इसी प्रकार यदि मिट्टियों के अंदर जंगल के अंदर आप जाके मिट्टी देखेंगे या जंगल की मिट्टी को लेके आएंगे, तो वो मिट्टियाँ आपको काफ़ी ग्रेइश या डार्क ब्राउनिश कलर की मिलेगी, क्योंकि उनमें ऑर्गेनिक कंटेंट अधिक होता है। आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे या बजरी जिस तरह की मिट्टी होती है तो उसका कलर रेडिश होता है, यानी उसमें आयरन की प्रेजेंस अधिक है। तो मिट्टियाँ अलग अलग प्रकार की हो सकती है, इसीलिए मिट्टियों के रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता लिए हुए हो सकते हैं। मगर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कर्व बी, कर्व सी, कर्व डी, कर्व ए, ये सभी कर्व्स की शेप लगभग एक जैसी है, यानी इनमें जो एब्जॉर्ब जहाँ कम रिफ्लेक्टेंस है वो 1.4 बैंड के आसपास है, और ये अगेन 2 बैंड के आसपास यहाँ पे कम रिफ्लेक्टेंस है। तो सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ये वाटर ऑब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं 1.4 और 2 माइक्रोमीटर में, सेम यही चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब ये देखिए यहाँ स्केल के बारे में नीचे इस स्लाइड में मैंने लिख दिया है। ए जो आपका बैंड है, ये वाला ए कर्व जो है वो, इसमें ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डोमिनेट कर रहा है, काफ़ी ह्यूमस है, मगर इसमें भी 1.4 या 1.5 के पास डिप आएगा बैंड के पास, अगेन 2 माइक्रोमीटर या 2000 नैनोमीटर के पास में डिप आएगा। बी मिनिमली अल्टर्ड, जैसे कि ये वाली मिनिमली अल्टर्ड सॉइल है, डेजर्ट की सॉइल जैसे होती है बालू मिट्टी, तो बालू मिट्टी का रिफ्लेक्टेंस कर्व कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा। यानी आप देखेंगे कि 0.6 टू 0.8 के बीच में काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है, 8 टू 10 से लेके 12 तक काफ़ी रिफ्लेक्ट करता है, 13 12 टू 13 या 1200 टू 1300 नैनोमीटर वेवलेंथ में रिफ्लेक्ट करेगा, 1400 के पास डिप आएगा, पुनः अधिक रिफ्लेक्टेंस आपको मिलेगी 1500 से लेके 1600, 17 और 1800 तक, 2000 के पास में आपको आके फिर से डिप मिलेगा। तो इस तरह का कर्व यदि आपको मिलता है तो हम पहचान पाते हैं कि ये सरफेस सॉइल है। अब सॉइल किस तरह की है, यदि ये रिफ्लेक्टेंस अलग अलग बैंड्स में इस कर्व के आधार पर है तो हम बोलेंगे कि बालू मिट्टी या मिनिमली ऑल्टर्ड सॉइल है, रेगुलित है। ये वाला कर्व यदि आपको देखने को मिलेगा इस तरह का, तो ऑर्गेनिक सॉइल्स हैं। ये डी है तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक इफेक्टेड है, थोड़ा ऑर्गेनिक कंटेंट है, अधिक नहीं है। ई यदि है
जो ये वाला बैंड, इसका मतलब कि आयरन इसमें डोमिनेट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे नॉर्मल जो डिप आ रहा है वो नहीं है, टू बैंड के पास तो इसमें भी मिलेगा, टू टू माइक्रोमीटर के पास, मगर यहाँ हम इस एरिया में दूसरी सॉइल से इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। मोर ओवर आयरन डोमिनेटेड की अधिकांश रिफ्लेक्टेंस जो है 600 नैनोमीटर या 6 माइक्रोमीटर और 7 माइक्रोमीटर के पास होगी, बाद में रिफ्लेक्शन में डिप आने लगेगा। तो इस तरह के माइनर डिफरेंसेस के आधार पे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग अलग पदार्थों के वनस्पति भी किस स्टेज के अंदर उसकी ग्रोथ है उसके आधार पे उसमें डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। यहाँ पर हमने मिट्टियों की बात की है। तीसरा अब प्रकार का जो कर्व अभी हम देखने जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेंस कर्व जो है वो एक जल राशि का है अथवा एक वाटर बॉडी का है। तो हम यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि पानी के अंदर जो ये आप वाटर बॉडी में किसी भी बैंड में आप देखेंगे तो आपको 10% से कम ही रिफ्लेक्टेंस मिलेगा। इसका कहने का अर्थ है कि जितना भी ईएमआर आके पानी के ऊपर टकराया तो पानी कुछ मात्रा में या कुछ डेप्थ तक ईएमआर को अपने अंदर पेनिट्रेट करने देता है, ट्रांसमिट होने देता है, और कम मात्रा में रिफ्लेक्टेंस होती है। तो किसी भी बैंड में देखो 400 टू 500 नैनोमीटर में, 500 टू 600 नैनोमीटर में, 600 टू 700, 700 टू 800 में देखें तो 10% से कम रिफ्लेक्टेंस है। जबकि वेजिटेशन के अंदर हम देख रहे थे कि 20% तक है। इंफ्रारेड में तो जो कि 700 नैनोमीटर के बाद में आता है, हम देखते थे 50% के आसपास रिफ्लेक्टेंस है। परंतु जल राशियों में सभी बैंड्स में 10% से कम रिफ्लेक्टेंस है। तो यदि एक एक इमेज है उसमें आपने ग्रीन बैंड के अंदर आप उसको देख रहे हैं और यदि आपको कुछ हिस्सा ब्राइट नज़र आ रहा है तो वो ब्राइट वाला हिस्सा वनस्पति का है, और जहाँ पे डार्क नज़र आ रहा है वो वाटर होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि 1000 नैनोमीटर के बाद में तो लगभग ज़ीरो रिफ्लेक्टेंस है। ये वही एरिया आ गया। 1.2 माइक्रोमीटर का बिल्कुल रिफ्लेक्टेंस नहीं है, 2000 के ऊपर भी बिल्कुल रिफ्लेक्टेंस नहीं है। तो यदि वाटर की पहचान करनी है तो ये वाटर ऑब्जर्वेशन बैंड है, इस वेवलेंथ 1.2 माइक्रोमीटर या 1200 नैनोमीटर पे और 2000 नैनोमीटर पे इसको हम पहचान कर सकते हैं। वाटर की रिफ्लेक्टेंस इन एरियाज में भी कम है, परंतु अन्य वस्तुओं की इन एरियाज में रिफ्लेक्टेंस अधिक होगी, 1500, 1600, 1700 के ऊपर, वाटर में नहीं होगी। तो इस प्रकार हम जो सैटेलाइट का जो सेंसर करीब 1000 किलोमीटर की या 900 किलोमीटर की हाइट पे होता है, वो एक काफ़ी बड़े एरिया की इमेज लेता है। अलग अलग तरह के सेंसर जिनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो को लगभग एक लैंडसेट सेंसर को हम काफ़ी अधिक मात्रा में लैंडसेट इमेजरी का यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे ज्योग्राफी की स्टडीज़ में। एक कारण तो ये है कि लैंडसेट सेंसर का जो डेटा है वो 1975 या 74 से अवेलेबल है। तो लगभग 45 ईयर्स पुरानी हम एक टाइम सीरीज़ बना सकते हैं कि किस तरह से हमारे अर्थ का सरफेस का कोई हिस्सा या अलग अलग हिस्से बदलते जा रहे हैं। टाउन्स ने ग्रो किया है 50 साल में, कहीं पर जंगलों ने श्रिंक किया है, या कुछ नए एरियाज़ में फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, वहाँ पे खेती शुरू कर दी गई है, या कहीं पर रिवर्स की डैमिंग हो गई है और उसके बाद में नदियाँ बह नहीं रही हैं, नई लेक्स बन गई हैं। इस तरह के सारे जो स्लो परिवर्तन आते हैं तो वो उनमें लंबा समय लगता है, और लैंडसेट इमेजरी हमें हेल्प करती है उसको स्टडी करने में। जोग्राफर के स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट भी रहता है। तो लैंडसेट इमेजरी, अब लैंडसेट का एक सीन जो है वो लगभग 150 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर के एरिया को मोटे तौर पर अपने आप में कैप्चर करता है। तो 150 किलोमीटर्स बाय 150 किलोमीटर्स का जो एरिया है, यहाँ से बीकानेर से लेके यूँ मानिए कि आप नागौर तक का जो हिस्सा है अथवा बीकानेर से चूरू तक का जो हिस्सा है, उतना ही लंबाई चौड़ाई का हिस्से को एक लैंडसेट सीन के अंदर देखा जा सकता है। तो उसमें कई प्रकार के भूमि उपयोग या भू आवरण हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, किसी हिस्से में हमें
गांव या नगर देखने को मिलेंगे, कहीं पर हमें गांव के तालाब या पोंड्स मिलेंगे, कहीं पर खेती होते हुए मिलेगी। तो एक सैटेलाइट इमेज में हम पृथ्वी के इस हिस्से में जिसकी इमेज आई है उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या चीज़ें लोकेटेड हैं उनकी पहचान करना ही रिमोट सेंसिंग के अंदर, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना रिमोट सेंसिंग का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं हर समय कि हम जान पाएँ कि इन हिस्सों में किस प्रकार का भूमि आवरण है। एवं खेती की जैसे बात लीजिए तो हम सभी जानते हैं कि सीजन्स बदलने के साथ खेतों में भू आवरण बदल जाता है। फसल कटती है तो खेत की अगर उस समय फसल कटने के बाद में इमेज ली जाएगी तो वहाँ मिट्टियाँ मिलेंगी। और यदि फसल ग्रो करते हुए 3 महीने हो गए हैं और चारों ओर हरी फसल खड़ी है, लहलहाती हुई फसल, उस समय इमेज ली जाएगी तो वो हिस्सा ग्रीन नज़र आएगा। तो इस तरह से लैंड सरफेस या भू आवरण सीजनली शॉर्ट टर्म में बदलता रहता है और लॉन्ग टर्म में भी, जैसे जंगलों को काट दिया गया, टाउन, नगर, गांव, शहर साइज में बड़े हो गए, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। तो इन सभी को सैटेलाइट इमेजरी की सहायता से हम कैप्चर कर सकते हैं। और भूगोल में, भूगोल के स्टूडेंट्स का, चाहे वे मानव भूगोल पढ़ रहे हों अथवा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हों, वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की यकीन इंटरेस्ट रहती है कि मानव पृथ्वी, हम अपने प्लेनेट पृथ्वी का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, क्या हमारा अपने रिसोर्सेज को उपयोग करने का जो तरीका है वो सस्टेनेबल है, अथवा हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या हम रिसोर्सेज को और बेहतर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियरिटी के द्वारा बना पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास हम हमारे भौगोलिक अध्ययनों में करते रहते हैं। तो ये जो वाटर का जो रिफ्लेक्टेंस का सीन मैंने आपको दिखाया है, इसमें भी 3 कर्व हैं, ए बी सी। ए जो है वो ओशन वाटर का कर्व है, बी टर्बिड वाटर का कर्व, मतलब कि इस वाटर में काफ़ी सेडिमेंट्स मिले हुए हैं। ये मान लो नदियों का पानी है या नदी में कहीं पर शहर का सीवेज का पानी आके मिल रहा है, अथवा एकदम बाढ़ आई है तो बहुत तेज़ बारिश हुई है और जंगलों से जो सरफेस ओवरलैंड फ्लो होके वाटर आया उसमें बहुत मात्रा में सेडिमेंट्स रहते हैं, तो वो टर्बिड या यानी सेडिमेंट्स काफ़ी घुले हुए हैं। और सी यानी पानी में क्लोरोफिल, पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, पत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं या वहाँ एल्गी वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो फिर ये इन कर्व्स में स्लाइट डिफरेंसेस होंगे। जब हम आगे सैटेलाइट इमेजेस को क्लासिफाई करना या पर्टिकुलर इमेज की स्टडी करना शुरू करेंगे, तब हमें इन रिफ्लेक्टेंस कर्व में जो थोड़ा थोड़ा भेद है उसके आधार पे हम बता पाएंगे कि किसी झील में या पौंड के अंदर क्या एल्गी अधिक हो गई है, या ओशन के अंदर कौन से ऐसे हिस्से हैं जहाँ फाइटोप्लैंक्टन अधिक है, फाइटोप्लैंक्टन अधिक होगा, वहीं पे जूप्लैंक्टन अधिक होगा और वहीं पे अधिक फिशेस मिलेंगी। तो रिसोर्सेज जो हैं, जल वाटर रिसोर्सेज अथवा लैंड रिसोर्सेज या वहाँ मिलने वाले अन्य रिसोर्सेज के उपयोग में रिमोट सेंसिंग की सहायता से मानव समूह, हमारे बिजनेसेस, हमारे गवर्नमेंट्स, हमारे किसान अधिक से अधिक अच्छा उपयोग उसका जो करना चाहते हैं, तो उसमें रिमोट सेंसिंग की साइंस कई तरह से हेल्प करती है। तो ये कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को या स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाए हैं। यदि आपको इस बारे में कोई डाउट्स हैं तो आप ग्रुप के अंदर अपना फीडबैक लिख सकते हैं, हम इस टॉपिक को पुनः टेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो अलग अलग तरह के इम्पोर्टेंट सैटेलाइट सेंसर्स हैं, यानी आज के दिन तो सैकड़ों सैटेलाइट्स और उनके सेंसर अंतरिक्ष में पृथ्वी की निगरानी कर रहे हैं। भौगोलिक अध्ययनों में जिन सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर की गई इमेजेस का ज़्यादा उपयोग होते हैं, हम उन सेंसर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अगले लेक्चर में उनकी स्टडी करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। आप सबका इस
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके फीडबैक्स आप ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।